दाहर सेन बहुत सर्वशक्तिमान व्यक्ति था, सिंध का ऐसा शासक था, लेकिन हमको इसके व्यापक परिप्रेक्ष्य में ये भी समझने की जरूरत है कि सेंट्रल एशिया में जो नई फोर्सेज रिलीजियस लीडरशिप के तहत एमर्ज हो रही थी, उनका आखिर मकसद क्या था? कि वो सिर्फ अगर सिंध को जीतना चाहते थे या उनके आगे भी उनके प्लान थी कि हम किस तरफ बढ़े आगे? तो ये बात तो जरूर थी कि जब से वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान की खोज की थी, उसके बाद हिंदुस्तान के बारे में था कि ये बड़ा यहाँ धन का संग्रह है, यहाँ बड़े देवालय हैं, यहाँ बड़े मंदिर हैं, यहाँ बड़ी धन संपदा है। तो ये जरूरी था कि ये जो धार्मिक संस्थान डेवलप हुए थे, वो जब सेना में लास्ट में जाते थे, उमैयद जो खलीफास थे उनके वक्त में जो सैन्य संगठन बना, तो इस पे हमें बहुत जानने की जरूरत है कि सिर्फ क्या जो हमारा व्यक्तिगत शौर्य है, ये क्या पूरे जो हमारी प्रतिरोधी सेना है उसका मुकाबला करने के लिए काफी है क्या? मैं दार्शन के बारे में मुझे बहुत इधर सुनने को मिलता है, क्योंकि मैं खुद भी जाति से ब्राह्मण हूँ, इसलिए थोड़ा मेरी भी रुचि थी कि इसके बारे में कुछ पता किया जाए। तो जब पिछली बार आपने रखा था मेरा कार्यक्रम, तो मैंने उसकी तैयारी भी की थी, लेकिन मैं आजकल रायपुर आया हूँ, बहुत अरसे से यहाँ पे फंसा हूँ, तो मेरे पास कुछ है नहीं। तो मैं दार्शन के बारे में बहुत गौर कर रहा था कि आखिर मीर कासिम जो सेंट्रल एशिया से चल करके और सिंध पे आया और उसने आक्रमण किया और जीत गया, तो इस महान शक्तिशाली राजा की, इतने प्रतिभावान शक्तिशाली राजा की, इतने दयालु राजा की, जिसने बहुत सारे अरबों को शरण दी, जिसने बहुत सारे जो कवि थे, कलाकार थे, उनको दरबार में रखा। वो समझता था कि ये कलाकार जो है, इससे हमें संगीत की रुचि मिलती है। और आप जानते हैं कि इस्लाम में तो ममानियत थी, इस्लाम में संगीत के बारे में बहुत ममानियत थी, इसलिए जो लोग वहां से आए थे उनको यहाँ शरण दी उन्होंने और अपने दरबार में उनको रखा, बड़ा सम्मान दिया। आपने देखा होगा कि जब दहार का और मीर कासिम का संघर्ष होता, 40 साल तक उस व्यक्ति ने शासन किया था पूरे सिंध पर, और वो प्रत्येक दृष्टि से, मतलब वो दयावान भी था, शक्तिशाली भी था, उसमें आत्मविश्वास कूट कूट भरा हुआ था। लेकिन मध्यकालीन समय में जो ये पूरे मध्यकाल का दौर था, उसके अंदर आपकी सैन्य व्यवस्था क्या है, उसके बारे में बहुत ध्यान देना जरूरी था। देखिए, जो दहार बहुत शक्तिशाली था, उसके परिवार के लोगों ने साथ दिया, और जिन अरबों को इन्होंने सहायता दी, जब इन्होंने कहा कि शरण दी, उसके बाद इनसे सहायता मांगी, तो उन्होंने कहा हम इस्लाम के विरुद्ध जाके आपकी सहायता नहीं कर सकते। ये जो इसका भी रंगा साहब जिक्र कर रहे थे कि जब धर्म ने इस तरह राजनीति में भूमिका अदा करना शुरू की, तो एक तरीके की विकृति आना शुरू हो गई। जिस व्यक्ति ने उनकी जान बचाने के लिए शरण दी, वो जब वो संकट में आया, तो उन्होंने सहायता देने से मना कर दिया और कहा कि हम उमैयद के। फिर क्या वजह थी कि इतना शक्तिशाली राजा, जो आसपास के जितने उनके थे सिंध का प्रांत, उन्होंने सिंध का साम्राज्य बड़े विस्तार तक फैलाया था, बहुत सारे कबीलों को हमने सम्मिलित कर लिया था, और जितने जाट क्षेत्र थे उनको अपने में समाहित कर लिया था। फिर क्या वजह थी कि वो उनका इतनी मुकाबला नहीं कर पाया उस सेना का? कि सिंध की, मतलब उमैयद मीर कासिम कहाँ से चल के आया था, किस दौर से गुजर के आ रहा था, और यहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, न उपजाऊ जमीन थी, न और कुछ था। मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि आप जितना आपने दाहर के बारे में बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जानना भी जरूरत है कि उनकी जो सैनिक जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो संगठन था, उसमें उसकी कोई केंद्रीय सेना उसके पास इतनी नहीं थी कि वो उसका मुकाबला कर सकते। इसलिए मीर कासिम जब आया था, तो उसके पास संगठित सेना थी, जो कुछ थे ये इस मकसद से आए थे कि हम इस्लाम की विजय करने जा रहे हैं, हम एक ऐसे काफिर को जीतने जा रहे हैं जिसके खिलाफ हमें लड़ना है, तो ये हमारा जिहाद भी है। तो ये जो स्पिरिट थी, उस स्पिरिट के मुकाबले आपके पास क्या साधन थे? क्या आपके पास सेंट्रलाइज केंद्रीकृत सेना थी? आपके अपने जो इलाके थे, आपने अपने रिश्तेदारों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, वो बहुत सारे लोग उसमें से उनका साथ नहीं दे रहे थे। तो जो उनका सैन्य संगठन था, अगर वो पूरे तौर पर उनकी केंद्रीय सेना होती, तो मीर कासिम की औकात नहीं थी कि वो जीत सकता था, क्योंकि उसके सहयोग में बहुत सारे थे, जाट उनका साथ नहीं दे रहे थे। ये जो बात थी, उसके वजीर ने बार बार कहा उनसे
कि आप अपने पड़ोसी देश के जाकर के जो हिंदू राज है उसमें आप शरण ले लीजिए। उसने कहा ये नहीं करूंगा मैं इतिहास में ये अपने पे दाग नहीं लगाऊंगा कि मैं जब मीर कासिम आया था तो उसके विरुद्ध लड़ा नहीं और भाग गया। तो जो उसका सैन्य संगठन था वो आप देखिए, मध्यकालीन जितनी व्यवस्थाएं थी उसमें ज्यादातर लोग अपने परिवार के लोगों में जागीरें डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। वो सैन्य शक्ति थे, वो अलग अलग अपने प्रांतों में शक्तिशाली होते थे। जब उनके कोई मतभेद होते थे तो वो मतभेद के वक्त में उनके सहायता नहीं करते थे। तो आपने देखा होगा कि जाट विद्रोह कर चुके थे और जो कबीला उनका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन दहार बिल्कुल डटा हुआ था। जैसा कि इन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने वीरता दिखाई, उनकी लड़कियों ने जो सैनिक घायल हो रहे थे उनकी सहायता की। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। अब मैं जो लखावत साहब ने कहा बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब आप अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, जब अंग्रेजों की आजादी की लड़ाई कर रहे थे, तो हमें व्यापक दृष्टि से ये जितने हमारे आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, हम बहुत सारे लोगों को जानते भी नहीं है कि किस किस ने क्या क्या बलिदान किए। लखावत साहब के उससे बयान लगा कि इन लोगों ने परमवीर राणा रतन सिंह के, ये रूपला कोहली ने, हेमू कालानी ने, ये हम नाम सुनते हैं बहुत, लेकिन उस पर आप देखिए जितने अंग्रेजी रिकॉर्ड्स हैं वो भी गौर से देखने चाहिए कि, और इसको जितने व्यापक परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए कि जो आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने बलिदान दिए थे, उस बलिदान में कैसे कैसे लोगों ने क्या किया था, कितने लोगों को फांसी दी गई, और उनका क्या संगठन था। मतलब अगर हम सुखदेव की बात करते हैं, भगत सिंह की बात करते हैं, तो उनके पीछे एक संगठन था जो काम कर रहा था, उनकी एक विचारधारा थी। ये लोग क्या थे, उनकी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए क्या कर रहे थे, इनका क्या संगठन था, क्योंकि एक व्यक्ति कितना कर सकता है। तो इनके बारे में बहुत विस्तार से शोध की जरूरत है। लखावत साहब का मैं इसलिए बहुत गौर से सुन रहा था कि आपके अनुसार ये लोग बहुत महत्वपूर्ण थे। और इसके देखिए, ये रूपला कोहली को भी याद करना इसलिए जरूरी है आज कि इन लोगों के बिल्कुल हम नहीं जानते कि जितने ये लोग थे जो जिस तथाकथित जिसको हम लोग कहते हैं, वो इन लोगों की भूमिका क्या थी। हम लोग ज्यादातर ये जानते हैं कि जो प्रोमिनेंट लोग थे उनके बारे में जानते हैं कि ये इन लोगों ने दावत दी। तो ऐसे लोग जिनकी आज आप जयंती मना रहे हैं या इनके बारे में जानते हैं कि इनका बहुत बड़ा योगदान था स्वतंत्रता आंदोलन में, उनको आज नए सिरे से लखावत जी ने जो बातें कही उसके परिप्रेक्ष्य में हमें इनका अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने के बाद जो पुख्ता दस्तावेज आएंगे तो जो पूरा एक हिंदुस्तान का स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें इनकी क्या भूमिका रही उसको उजागर किया जा सका। मुझे बहुत खुशी हुई आपके साथ जुड़ करके। मैं आगे भी जुड़ूंगा, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वो एक दफे आप रूबरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे आमने सामने होगी। इन शब्दों के साथ मैं आपका, कलानी साहब का, लखावत साहब का, रंगा साहब का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा।